नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के वायसराय पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम भारत के वायसराय को पार्ट नंबर 1 में देख चुके हैं। लगभग 1926 तक का जो टाइम पीरियड है, 1926 तक का जो इतिहास है, वो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। यानी लास्ट जो हमने वायसराय पढ़ा था वो पढ़ा था लॉर्ड रीडिंग। लास्ट जो वायसराय हमने बात किया था वो पढ़ा था हमने लॉर्ड रीडिंग, जिसका जो टाइम पीरियड था 1921 से लेके 1926 तक ये भारत के क्या है वायसराय रहे थे। ठीक है। और 1926 के बाद का जो इतिहास है, वो वायसराय का जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हम जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर आगे के जो हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, 1926 से के बाद की घटनाएं, तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं 1926 यानी लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि इसके टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण घटना कि प्रिंस ऑफ वेल्स का नवंबर 1921 में भारत आगमन, और साथ में जो है आपका 1921 में ही आपका कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय के द्वारा की गई थी। और साथ में 1922 में चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड की ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा नहीं है या पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्ट नंबर 1 वायसराय पार्ट नंबर 1 हिस्ट्री के सेक्शन में। और तो आपका जो है वहाँ पर आपको 1921 तक का जो आपका इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वायसरायों से संबंधित, वो आपकी क्या है मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे 1926 के बाद की घटनाएं, आपके जो है 1947 तक के जो जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल थे उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज की वीडियो में बात करें 1926 के बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर पार्ट 1926 से लेके 1931 तक का जो आपका गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो 1926 से लेके 1931 के मध्य हुई, उनमें सबसे पहले सन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो दोस्तों साइमन कमीशन था, इसकी नियुक्ति कब हुई थी? सन 1927 के अंदर हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन, ये इसके अध्यक्ष थे। और ये सन 1928 में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखें ये 1928 में भारत आया था। और इसके कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, इसके कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के 7 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इसीलिए भारत में इसका विरोध होता है। इसी के चलते 1928 में आपका जो है एक और महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसे नाम दिया गया बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली जो सत्याग्रह है सन 1928 में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह में सफल आंदोलन होने के पश्चात बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने आपका जो है जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था उनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो शब्द है वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? वो आपका, या सरदार की जो उपाधि है किस एक आंदोलन में दी गई थी? तो दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के अंदर। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। और बारदोली कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अंदर दोस्तों पड़ता है। सन 1928 में ये घटना हुई थी। ये आंदोलन 1928 का है। इसके बाद 1928 का, जैसा कि मैंने बताया कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन का भारत में सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो किया वो लाहौर के अंदर हुआ एक्चुअल में। और सबसे ज़्यादा किसने इसमें पार्टिसिपेट किया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन का जो विरोध है सर्वाधिक वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, लाहौर के अंदर। और इसी का चलते जो है लाला लाजपत राय जो है, जो आपकी इनका विरोध करते हुए जो है इनकी जो है इस यहाँ पर लाठी चार्ज में क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके सिर पर अधिकतर लाठियाँ पड़ने के कारण साइमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जो बदला है सन 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करने के पश्चात जो है वो पूरा किया था। तो ये घटना आपकी 1928 की है दोस्तों। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु और आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, और साइमन कमीशन की नियुक्ति सन 1927 में, और सैंडर्स की गोली मारकर भगत सिंह के द्वारा हत्या सन 1928 के अंदर ये घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, इसी के चलते साइमन कमीशन का विरोध करते समय आपका जो लाला लाजपत राय था उन्होंने नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है,
और इसी समय इसके अलावा जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की थी। नेशनल कॉलेज की जो स्थापना है लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और लाला लाजपत राय जिन्हें कि इतिहास में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना, ये लॉर्ड इरविन की महत्वपूर्ण टाइम की घटनाएं थी 1931 से लेकर 26 से लेकर 31 तक की। इसके अलावा इस टाइम में महत्वपूर्ण घटनाएं 1931 और 26 के बीच की जो घटनाएं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इन सभी घटनाओं में से एक था। सबसे पहले लाहौर जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये रावी नदी के किनारे हुआ था और इसमें कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसमें ही डिसाइड किया गया था कि आगामी 26 जनवरी सन 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है मनाया जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की जो घोषणा है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अंतर्गत की गई थी पंडित नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है, और इसी समय अगर हम बात करें भगत सिंह के बारे में तो 1929 में इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम गिराया था। ठीक है, और केंद्रीय असेंबली में बम गिराते समय भगत सिंह ने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के द्वारा जो बम गिराया गया था वो भी आपका 1929 के ईयर की जो है महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखें, ये भी पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सन 1930 में। कहाँ पर? लंदन के अंदर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसी के चलते दूसरी तरफ से महात्मा गांधी ने इसी टाइम पीरियड में, इसी 1930 में 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च या फिर आपका नमक कानून विरोध या नमक उल्लंघन कानून या फिर नमक कानून के विरोध में आपका जो है ये आंदोलन शुरू किया था, जिसे आपका जो है दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो दांडी मार्च आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के द्वारा नमक के ऊपर लगाए गए टैक्स को ख़त्म करने के लिए ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। और गांधी जी ने ये आंदोलन जो है आपका साबरमती से शुरू करके दांडी तक की यात्रा थी, कुल 24 दिन की यात्रा थी, जिसमें कि गांधी ने 5 मार्च आपका जो है 1930 को नमक बनाकर तैयार किया। और उसी के चलते आगे अगले ही दिन 6 अप्रैल सन 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। ये भी आपका जो है इसी के बीच की टाइम पीरियड की घटनाएं हैं। और 5 मार्च सन 1931 को इस आंदोलन को जो स्थगित किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, गांधी इरविन समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने समाप्त किया था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च सन 1931 में। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच का यह समझौता हुआ था। और इसी आंदोलन के चलते, इसी घटना के चलते जो है महात्मा गांधी ने ये जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया था और स्वयं जो है आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इसी बीच जो है 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं दोस्तों, ये लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड की घटनाएं हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे फिर आपका कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हो, साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, और साथ में जो है आपका गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम गिराना और लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, प्लस आपका दांडी मार्च, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड की घटनाएं थी जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 इसका वॉच नहीं किया है तो पहले आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने तमाम जो है आपके वायसराय के बारे में बात की है। भारत का लॉर्ड कैनिंग से लेकर के आपका जो है लॉर्ड रीडिंग तक का जो है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। कैनिंग से लेके, लॉर्ड कैनिंग जो आपका भारत का पहला वायसराय था, तब से लेकर के लॉर्ड आपका रीडिंग तक, और लॉर्ड रीडिंग से लेके आज हम बात करेंगे 1947 तक के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, कि किस तरीके से भारत आज़ाद हुआ और किस तरीके से आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो सुसज्जित किया गया। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, अदरवाइज हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, और फिर आपका जो है उसके बाद वायसराय को हमने 2 पार्टों में कंक्लूड यहाँ पर किया है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक आपका होने वाला है। तमाम जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंटर के हैं या स्टेट के हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है आपके क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे आपका टीजीटी कमीशन है, जेबीटी टेट है, या फिर आपका जेबीटी कमीशन है, उसके लिए जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होने वाली है दोस्तों। तो अगर आपने
पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है या फिर उससे पहले बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में आपने जो है वीडियो को वॉच नहीं किया है, पहले आप उन पार्ट को देख लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आगे। अगर हम आगे इसमें बात करें कि आपका जो है अगला जो गवर्नर जनरल था वो आया लॉर्ड वेलिंगटन। कौन आया दोस्तों? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन जो था ये आपका 1931 से लेके 1936 तक का जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसके बारे में थी। ये भारत का जो गवर्नर जनरल है 1931 से लेके 1936 तक जो है बनकर आया था। अब इसके टाइम पीरियड में क्या होता है दोस्तों कि इसके टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण घटना सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया था। पहला हुआ था आपका लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में, पहला हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में, और दूसरा हो रहा है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में। ये कब से कब तक चला? 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर सन 1931 तक ये सम्मेलन जो है इंग्लैंड के लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है कब से कब तक चला। 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन चलता है। और इसमें मेन बात ये थी कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने दूसरे गोल में, इस सम्मेलन में क्या होता है कि गांधी जी द्वारा आपका जो है पार्टिसिपेट किया जाता है। मेन बात इसमें ये कि गांधी ने केवल एकमात्र ऐसा सम्मेलन था ये गोलमेज सम्मेलन, दूसरे वाला सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ना तो उन्होंने पहले में पार्टिसिपेट किया था और ना ही तीसरे में, ओनली किसमें पार्टिसिपेट किया था? दूसरे वाले में, सन 1931 में। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और 1932 में, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी दोस्तों, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कम्युनल अवार्ड या फिर अगस्त घोषणा जो आपकी कब की गई थी? सन 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, ये भी आपका इसके टाइम पर की महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो है आपका यहाँ पर पृथक निर्वाचन पद्धति की यहाँ पर बात की गई थी, और जिसका कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर जो है घोषणा की गई थी ब्रिटिश आपका गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसकी कि महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर विरोध किया था। फिर इसके चलते आगे 25 सितंबर सन 1932 को पूना समझौता होता है दोस्तों, किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बीच में। 25 सितंबर सन 1932 को पूना समझौता जो किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और आपका जो है अंबेडकर के बीच में, जिसमें की मुख्य घटना ये थी कि महात्मा गांधी जो है बिल्कुल भी आपका जो है निर्वाचन पद्धति के सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में क्या है आपका समर्थन नहीं कर रहे थे, जबकि अंबेडकर साहब का मानना था कि जातीय आधार पर जो है आपका रिजर्वेशन, पृथक निर्वाचन पद्धति जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों में विवाद हो जाता है, और दोनों के विवाद को सुलझाने में मदन मोहन मालवीय ने महत्वपूर्ण प्रयास किया था, और इसी के चलते 25 सितंबर सन 1932 को पूना समझौते के तहत जो है ये आपका विवाद जो है सुलझा लिया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन पद्धति का जो विवाद है वो सुलझा लिया गया था। ये घटना थी दोस्तों आपकी 1932 की। तो 25 सितंबर 1932 को गांधी आपका जो है पूना समझौता या आपका पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मध्य। ठीक है, दिसंबर सन 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसके टाइम पीरियड में आयोजन होता है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में, और इसी के चलते इसी समय जो है दोस्तों सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनकर जो है पारित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब हमारा संविधान 1950 में बनकर लागू हुआ, तब हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है इसी अधिनियम से लिए गए थे। क्योंकि जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो हमारे भारत देश का जो संचालन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया जाता था। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और जब इसको लागू किया गया तो बहुत सारे जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के अंदर वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि लघु संविधान 42वें संशोधन सन 1976 को भी कहा जाता है। वो इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे, और सबसे ज़्यादा जो लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 और संशोधन नंबर 1976 का जो 42वां संशोधन है, इन दोनों को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है
वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 395 में से 250 जो आर्टिकल है हमने वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। इसके अलावा अदर जो प्रावधान है अलग अलग देशों से लिए, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है आपका, तो इन सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ प्रावधान जो है वो लिए हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम संविधान सभा के पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में बात कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल से कि कौन सी चीज़ें हमने किस देश से ली हुई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके टाइम पर इसके बाद जो अगला जो गवर्नर जनरल बनकर आता है दोस्तों भारत का, वो आता है लॉर्ड लिनलिथ गो। कौन आता है? लॉर्ड लिनलिथ गो। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1936 से लेके 1944 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, ये जो है इसके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी 36 से लेकर 44 के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो थी सबसे पहले कि 1 सितंबर 1939 को आपका जो है सेकंड जो आपका विश्व युद्ध है वो आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध जो है आपका शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये 1945 तक चलता है दोस्तों। पहला हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, दूसरा आपका 1939 से लेकर 45 तक। ये लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटना थी। और 1939 में इसी के टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान रखना कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्हें नेता की जो उपाधि दी थी वो दी थी हिटलर ने। किसने दी थी? हिटलर ने, या फिर नाजी सेना आप कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे ये 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो था आपका हरिपुरा अधिवेशन सन 1938। फिर 1938 में गांधी जी और आपका जो है सुभाष चंद्र बोस के बीच में वैचारिक मतभेद के कारण क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या है इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद सन 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने जैसे 1938 में रिजाइन किया आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था 1939 में जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो आपने ये बात आपने ध्यान रख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 1936 से 1936-37 के बीच में भारत में पहली बार प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने कैसे प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव होते हैं। और इसी समय 1940 में पहली बार पाकिस्तान मांग प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो रखा गया था पहली बार पाकिस्तान मांग प्रस्ताव कब रखा गया दोस्तों? सन 1940 में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। पहली बार जो पाकिस्तान का पृथक जो राष्ट्र है पाकिस्तान, उसकी जो मांग है वो कब प्रस्तुत की गई थी? 1940 के अधिवेशन में। और यही जो प्रस्ताव है 8 अगस्त सन 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जिसको जाना जाता है, ये ब्रिटिश संसद में रखा गया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो ब्रिटिश संसद में इस प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त सन 1940 को, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा प्लस आपका पाकिस्तान मांग प्रस्ताव, ये आपकी जो है 1940 की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। लॉर्ड लिनलिथ गो के टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 1942 की अगर हम बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जिसको कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध किया था। और गांधी ने तो यहाँ तक कि उसको जो पोस्ट डेटेड चेक या रिटायर्ड चेक की जो है संज्ञा दी थी। ठीक है, ऐसा चेक जिसका भुगतान कर लिया है, इस प्रकार की संज्ञा महात्मा गांधी ने इसको दी थी। इसी के चलते आगे 9 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो आंदोलन है ये ऐसा आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं था। ये जन आपका जो है आंदोलन था जिसको स्वयं ही जनता ने क्या है आपका शुरू किया था। 9 अगस्त सन 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, करो और मरो। तो ये आपने ध्यान रखना। कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व करता कोई नहीं था, या फिर आपका जिसकी जो नेतृत्व विहीन था वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जनता के द्वारा खुद ही इसको जो है आपका शुरू किया गया था। और ये जन आंदोलन, इसमें हर प्रकार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और लोगों ने अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए थे दोस्तों। और क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों को, नेहरू है, गांधी है और राजेंद्र प्रसाद, अनेक प्रकार के सरदार पटेल थे, इन सभी जो नेताओं को आपका गिरफ्तार करके जो है कारागार में बंद कर दिया गया था। तो इसी कारण से जनता के जनता के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था। तो कौन सा था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
तो ये आपने ध्यान रख लेना है। इसके टाइम पीरियड की नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट जो घटना की अगर बात करें तो इसके बाद अगला जो वायसराय आता है दोस्तों लॉर्ड वेवल। कौन आता है? लॉर्ड वेवल। 1944 से लेके 1947 तक इसका महत्वपूर्ण टाइम पीरियड रहा लॉर्ड वेवल का। तो लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1945 में शिमला समझौता। 1945 में शिमला समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बढ़ते विवादों को सुलझाने के लिए लॉर्ड वेवल ने शिमला में सम्मेलन बुलाया था और इसी दौरान महात्मा गांधी और अन्य आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना है और अन्य प्रकार के जो राष्ट्रीय जो नेता थे, नेशनल जो लीडर थे, उनका हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में आगमन होता है दोस्तों। ठीक है, जिसे कि इतिहास में शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य विवादों को निपटाने के लिए। ठीक है, वो अलग चीज़ है। और यहाँ पर शिमला समझौता सन 1945 का ये शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी के चलते आगे 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ध्यान रखें, ये भी कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके कुल 3 सदस्य थे, जिसमें स्टेपर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। इसके जो अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सर पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक जो लॉरेंस है इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना या भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करना इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और इसी कारण से आपका जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की योजनाओं के आधार पर जो है किया गया था। इसके अलावा 1946 की अगर बात करें तो 1946 में प्रधानमंत्री एटली, यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली है, उन्होंने 1946 में एक घोषणा पत्र के तहत ये कहा कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो इसे आपका कहते हैं घोषणा पत्र, एटली का घोषणा पत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना एटली का घोषणा पत्र क्या था। प्रधानमंत्री एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब 1945 में वहाँ पर आम चुनाव होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है दोस्तों, तो तुरंत ही वर्ल्ड वॉर के बाद जो है आम चुनाव जब वहाँ पर हुए तो प्रधानमंत्री एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्होंने क्या घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को क्या है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो घटना है इसे वाक्य जो है किस नाम से जानी जाती है? एटली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना थी आपकी 1946-45 के बीच की। इसके अलावा अगला जो हमारे पास जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक क्या है भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, भारत का पहले ये वायसराय रहा और उसके बाद ये गवर्नर जनरल बनता है। पहली बात तो आपने दोस्तों ध्यान रखें कि ये ब्रिटिश भारत का अंतिम भारतीय वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ध्यान रखें, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये अंतिम वायसराय था और जैसे ही आपका देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो इसके बाद ये गवर्नर जनरल के पद पर इसको सुसज्जित किया जाता है। तो माउंटबेटन की अगर बात करें तो माउंटबेटन, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि स्वतंत्र भारत का पहला आपका जो है गवर्नर जनरल और आपका जो है ब्रिटिश भारत का अंतिम ये क्या था? वायसराय था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। 1947 में माउंटबेटन की जो घोषणाएं हैं, कुछ घोषणाएं उसने की थी। सबसे पहले इसने माउंटबेटन घोषणा पत्र या माउंटबेटन जो योजना या माउंटबेटन जो प्लान है वो क्या था? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा इसने की थी। 4 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री एटली के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल के तहत क्या है? 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा की गई थी। कि आपने ध्यान रखना 3 जुलाई को भारत के विभाजन को जो है वो घोषणा की कि भारत का विभाजन किया जाएगा। और ये जो विभाजन है आपका, ये जो है आपका एक बिल जो है प्रधानमंत्री एटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान जो 2 राष्ट्र है उनको निर्मित किया जाएगा। ये बिल जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, घोषणा भारत विभाजन की घोषणा हुई थी 3 जून को। और ये घोषणा होने के बाद कौन से नए राष्ट्र बनेंगे, कौन सा नया देश बनेगा, ये घोषणा हुई थी 4 जुलाई सन 1947 को प्रधानमंत्री के द्वारा, एटली के द्वारा। इसी के चलते ये 18 जुलाई सन 1947 को ये जो घोषणा पत्र है ब्रिटिश संसद में बिल के माध्यम से पारित किया गया। ठीक है, ये जो आपका बिल है वो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। भारतीय पाकिस्तान विभाजन 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया ब्रिटिश संसद के अंदर। और इसी के चलते 14 अगस्त सन 1947
1947 को भारत का जो विभाजन होता है और 15 अगस्त जो है 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत क्या है, भारत का विभाजन हो जाता है दोस्तों, और 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो वायसराय का पद यहाँ पर समाप्त हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद दोबारा से शुरू हो जाता है। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और इससे पहले भारत क्या है, 1947 से पहले भारत आज़ाद नहीं था, तो इस समय तक जो है भारत में वायसराय का पद था। तो अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी के चलते आगे इसके बाद आगे जो है स्वतंत्रता के बाद सी राजगोपालचारी की अगर बात करें तो 1948 से लेकर 1950 तक, ठीक है, जब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल खत्म हुआ तो ये जो है आपके सी राजगोपालचारी थे, आपके जो सी राजगोपालचारी थे वो आपके ये जून 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन बनते हैं, सी राजगोपालचारी बनते हैं। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालचारी, ठीक है, चंद्रशेखर राजगोपाल आपकी जो है चारी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को आपका जो है भारत का संविधान लागू किया गया और इस संविधान लागू करते ही आपका जो गवर्नर जनरल का पद है उसको ख़त्म करके राष्ट्रपति के पद में परिवर्तित किया गया। और इसी के चलते गवर्नर जनरल का पद खत्म करके राष्ट्रपति का जो नया पद है उसे सुसज्जित किया गया। और इसी कारण से डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी के चलते भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च जो पद के रूप में सुसज्जित किया गया। और ये हमने बात किया गवर्नर जनरल प्लस आपके वायसराय के बारे में। इसी के साथ हमारे जो वायसराय थे, चाहे आपका लॉर्ड रीडिंग से लेकर के 1947 तक के 1950 तक के जितने भी गवर्नर और वायसराय थे, हमने तमाम जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ इनके टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके टाइम पीरियड की होने वाली भारत में महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ उनकी विशेषताओं के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 में डिस्कस किया। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 वायसराय का जो पार्ट नंबर 1 है एंड पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल है, आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ जल्दी आगे मिलेंगे हिस्ट्री के सेक्शन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।